आज हम लोग मूल विधि से संबंधित जो अगला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। मेरे पिछले वीडियो में जो मूल विधि से संबंधित कुछ टॉपिक हैं उसको आप देख लेंगे। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो भारत में पर्यावरण का संबंध प्राचीन काल से है। आप देख सकते हैं, अपने ग्रंथों में इस बात को देख सकते हैं। मुगल साहित्य में भी इसका वर्णन हमको मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम नदी को मैया कहते हैं, गंगा मैया की बात करते हैं। हम पवन की बात करें, हम समुद्र को देवता के रूप में मानते हैं। इसी तरह से हम अगर कुछ वृक्षों की बात करें, ट्री की बात करें, तो हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण रहा है हमारे जीवन में। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ है मानव जाति की, वो बढ़ती चली गई, जिससे एक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति ने, ईश्वर ने एक संतुलन बना रखा है, जिसे माल्थस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसने जनसंख्या का जो सिद्धांत दिया है और कहा है कि जनसंख्या तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 के क्रम में बढ़ती है, परंतु जो खाद्य है, जो खाना है, भोजन, वो 1 2 3 4 5 6 के क्रम में बढ़ता है। इस तरह से संतुलन नहीं रह पाता। अब इस संतुलन को बनाने के लिए क्या करना है? माल्थस का कहना है, या तो आप जो मनुष्य है, मानव जाति है, स्वयं संतुलन को बना ले, जनसंख्या को नियंत्रित करे, उसके उपाय जो सुझाए उस पर उसने बात करी है, या फिर प्रकृति जो है वो स्वयं संतुलन बनाती है। प्रकृति का स्वयं संतुलन से क्या तात्पर्य है? जब हम पर्यावरण से अधिक छेड़छाड़ कर लेते हैं तो पर्यावरण स्वयं संतुलन बनाता है, अर्थात वो एक ऐसा संतुलन कि कितना मनुष्य जाति है और किस तरह से वातावरण रहे। अचानक आई हुई आपदाओं को हम इस रूप में देख सकते हैं कि वो पर्यावरण द्वारा बनाया गया संतुलन था। भूकंप का आ जाना, बादलों का फट जाना, कोरोना महामारी का आ जाना, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम समझ सकते हैं। पर्यावरण से की गई जो गुस्ताखियां हमने की है उसके संदर्भ में समझ सकते हैं। इन सबका एहसास विश्व स्तर पर लोगों को होने लगा था। तब जो पर्यावरण को बचाने के लिए पहला सम्मेलन किया गया वो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में किया गया। स्टॉकहोम स्वीडन का राजधानी। स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था वो 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो वहीं से इस 5 जून को हम उठाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद हिंदुस्तान में एक बड़ी सी गैस त्रासदी होती है जिसे हम कहते हैं भोपाल ट्रेजेडी गैस। 1984 में यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी जो अमेरिका की थी, और उसकी जो एजेंसी था भोपाल में, वहां से MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसका रिसाव होता है और बहुत से लोग की मृत्यु हो जाती है। एक खतरनाक और जहरीली गैस थी। इसके पश्चात 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कुछ नियम कानून बना दिए गए कि अगर व्यक्ति पर्यावरण के साथ किसी भी तरह से एक मानकों के प्रतिकूल जाकर छेड़छाड़ करता है तो उस पर कुछ दंड रहेगा, कुछ जुर्माना रहेगा। दरोगा परीक्षा में मूल विधि के अंतर्गत ये टॉपिक है। तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें कुल
26 धाराएं हैं और 4 इसके अध्याय हैं। जो महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उसकी हम यहां पर वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण धाराएं नहीं पढ़नी हमको, कोई आईपीसी, सीआरपीसी या कोई लीगल वाला एग्जाम नहीं देना है। कुछ 4, 6, 10 क्वेश्चन जो कुछ बनते हैं वही पूरे मूल विधि से आते हैं, और इसके अलावा जो अगले जो प्रश्न होते हैं वो संविधान से मुख्यतः होते हैं। तो खास धाराओं के तहत अगर हम बात करें तो धारा 1 जो है वो सब में एक सामान्य सी रहती है, और धारा 2 भी एक जैसी रहती है। अर्थात धारा 2 के अंदर परिभाषाओं की बात करी जाती है। कुछ शब्द हैं जो उस टॉपिक से संबंधित होते हैं, उसकी परिभाषा होती है। जैसे पर्यावरण क्या है, तो परि प्लस आवरण, जो भी कुछ हमारे चारों तरफ है उसके साथ जो मानव का एक संबंध है, जैव अजैव को मिलाकर उसे पर्यावरण कहते हैं। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, पर्यावरण क्या है, तो आप बहुत जगह देख लेंगे। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन एक आया था, पर्यावरण प्रदूषण, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और चौथा था उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण प्रदूषण से बच्चों क्या तात्पर्य है, देखेंगे आप। पर्यावरण प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो सीधे सीधे कहा गया है इसमें कि ऐसा ठोस, द्रव व गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान हो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ठोस, द्रव और गैस में कुछ भी ऐसी सांद्रता, बहुत कुछ ऐसा मिला हुआ है जो पर्यावरण को क्या करता, हानि पहुंचाता है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन में इसका एक पॉइंट उठा लिया। ठोस में सांद्रता, द्रव में सांद्रता, गैस में सांद्रता, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया। इसके बाद अगर हम धारा 3 की बात करें तो धारा 3 कहता है केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण व सुधार के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल, यहां ट्रिब्यूनल की बात करता है। एक न्यायिक रूप, अगर इस तरह का कोई केस आता है, कोई समस्या आती है, तो केंद्र सरकार क्या करे, अलग से एक ट्रिब्यूनल गठित कर दे जो इनसे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और उसके सुधार से संबंधित समस्याओं को देख सकता है। जिसके अंतर्गत इस पॉइंट को हम याद कर लेंगे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में इसको गठित किया गया, जिसे हम कहते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। कब पारित होता है बच्चों, 2010 में पारित होता है। 5 मई 2010 को ये क्या होता है, पारित होता है। तो हम कह सकते हैं कि किस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया, तो हम कहेंगे धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। धारा 4 जो बात करता है वो अधिकारियों की नियुक्ति व शक्ति की बात करता है कि कुछ ऑफिसर हैं, उनको नियुक्त किया जाएगा, उनका कार्य पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को ही देखना होगा। धारा 7 मानकों की बात करता है, अर्थात मानकों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उद्योग आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषण, जो कार्बन जो होता है, उसका उत्सर्जन नहीं किया जाएगा, उसमें प्रतिबंध लगाया जाएगा। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई फैक्ट्री है, कोई भी उद्योग है, लाजमी अगर वो चलेगी और उत्पादन करेगी तो इस क्रम में जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो गैसेस निकलेगी उसमें प्रदूषित गैस होगी, परंतु उसका एक स्टैंडर्ड मानक नियुक्त कर दिया गया है। उसकी बात जो करी गई धारा 7 में की गई। एक मानक से अधिक उत्सर्जन ना हो, उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाए। जैसे हम देखते हैं कि नए इंजन आते हैं, BS4, BS3, BS2, जिस तरह की हमने चर्चा करी, तो ये क्या करता है, एक मानक निर्धारित करता है कि हाँ प्रदूषण तो होगा परंतु एक इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद धारा 15 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पूरे हम अधिनियम की बात करें और इसकी नियमों को जो बनाया गया, अगर उसके साथ उसके अनुकूल कार्य नहीं होता है, उसके जैसा कार्य नहीं होता है, गलती करता है, तो उसको शास्ति या दंड की बात करी गई, पनिशमेंट के प्रावधान की बात करी गई है, जिसमें 5 वर्ष कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात करी गई। ये किसमें बात करी गई है, धारा 15 में।
और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि बार बार उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति या उद्योग पर 5,000 रुपए प्रत्येक दिन के दर से अतिरिक्त जुर्माना होगा, और ये 1 वर्ष से अधिक अवधि तक अगर ऐसा हो जाता है तो कारावास जो है वो 7 इयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें महत्वपूर्ण धारा 26, धारा 26 कहता है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए नियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे, कि इस अधिनियम से संबंधित कोई अगर नियम बनता है वो संसद के समक्ष रखा जाएगा, उसमें कैसे क्या करना है, और 30 दिन के अंदर अंदर संसद क्या करती है उस पर निर्णय ले लेती है। इस प्रकार से बच्चों जो महत्वपूर्ण धाराएं थी पर्यावरण संरक्षण की जिसकी हमने बात करी है, इसके साथ ही साथ मूल विधि के तहत जिस अधिनियम की हम चर्चा करते हैं उसके पीछे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो एक बैग का काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। ऐसा आपने कैसे किया, कहां से आपको ये आदेश मिला था। जैसे अगर हम कहते हैं कि आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, पहले लिखा भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का जब निर्माण किया तो अनुच्छेद में लिखा, अनुच्छेद 17 फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 के तहत आर्टिकल 17 बात करता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको बेस मानते हुए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। इसी तरह से यह अधिनियम जो बनाया गया उसका बेस क्या था, तो हम देखते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 48A कहां पे आएगा बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आएगा, वहां पर चर्चा है। आर्टिकल 51 का के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी गई है। स्वर्ण सिंह समिति के आह्वान पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जो बाद में 11 हो गए बच्चों की शिक्षा को लेकर। उसी में जो जी है 51G वो भी पर्यावरण से संबंधित बात करता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो 21 के तहत भी हमने यहां पर पर्यावरण बचाने की बात को समझा जा सकता है। प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, मुझे जीना है, मुझे घुटन सी हो रही है, पर्यावरण में बड़ी दिक्कत है, तो ये मेरा मूल अधिकार है, जो 21 में बात करता है। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करें, जो 36 से लेकर 51 तक बात करी गई भारतीय संविधान में, उसी में अनुच्छेद 48 के तहत 48A जो था उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उसको जोड़ा गया, जिसमें राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वन्य जीव व वनों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह निर्देश दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर। यह एक बेस था इस अधिनियम को पारित करने के लिए। 48A कहता है द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। इसके साथ ही साथ यदि हम आर्टिकल 51G की बात करें, अनुच्छेद 51 जो कहता है वो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। भारतीय संविधान में मैं क्लियर कर चुका हूं, आपको बता दूं इस बात को कि यदि हम अधिकारों के हकदार हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। हम बड़ी मजबूती के साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकार से कह सकते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, जिसे जीने का अधिकार मेरा है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर आप नहीं देंगे और इसका हनन करेंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा और आर्टिकल 226 के तहत मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। ये मेरे अधिकार हैं। सरकार कहती है, संविधान कहता है कि आप अपने अधिकार के हकदार हैं क्योंकि आप भारत के एक सभ्य नागरिक हैं। परंतु सभ्य नागरिक का कर्तव्य यह भी बनता है कि अगर वह अधिकारों की बात करता है तो उसे अपने कर्तव्यों का भी क्या करना पड़ेगा, निर्वहन करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल 51G जो स्पष्ट रूप से कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, जीव, नदी, झील और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना
तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना प्रत्येक व्यक्ति का मूल कर्तव्य होगा। ये सिंपल सा एक ड्यूटी बनाई गई है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि जंगल के लिए, वन जीवों के प्रति एक दया भाव रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारी रीढ़ की हड्डी है इस अधिनियम को बनाने में। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 48A और मौलिक कर्तव्यों की बात 51G में करी गई है। इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसकी मैंने यहां चर्चा कर दी है बच्चों। फिर मूल विधि से संबंधित अगला जो टॉपिक होगा उसको हम पुनः चर्चा करेंगे। नमस्कार।